आप बताइए, जो लास्ट में जो मैंने होमवर्क दिया था घर से करने के लिए, तो उस होमवर्क में क्या सभी का आंसर -1662 आया? आया तो हैंड रेज करो। रेज योर हैंड अगर ये आंसर आ गया आपको। तो कितनों का आ गया? एक। ये खास क्वेश्चन था। -662। अगर जिनका नहीं आया है या नहीं किया है कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो था वो बाकी क्वेश्चन से ज्यादा खास क्वेश्चन था। ठीक है, इसको छोड़ना मत कुल मिला के। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, बॉन्ड एंथैल्पी भी होती है खत्म और नए टॉपिक्स पे हम अटैक करेंगे। क्वेश्चन है द रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, सीधा सीधा लिखो, द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -150। अब की बार यही दे देगी 1 किलोजूल पर मोल। ठीक है, और वो कह रहे हैं कि आपको बताना है HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस में 2H2 विल गिव यू CH3NH2। ठीक है, गिवन दैट, सारी वैल्यू जो गिवन है वो कौन कौन सी है? गिवन दैट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH कितनी दे रखी है? 414 किलो जूल पर मोल। ये लास्ट क्वेश्चन है बॉन्ड एंथैल्पी का। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH, ये तो पॉपुलर है, 435 किलो जूल पर मोल। और इसके अलावा एक है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C सिंगल बॉन्ड N, कितनी है? 293 किलो जूल पर मोल। और एक है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये है, ये फाइंड आउट करनी है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH, ये है आपकी 792 किलो जूल पर मोल। तो ये सारी बॉन्ड एंथैल्पीज गिवन है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N निकालनी है। चलो फॉर्मेट में आपको बताता हूँ, याद होगा आपको। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या है? ये बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और जो चीज आपके दिमाग में चल रही है वो ये होनी चाहिए थी, सिग्मा समेशन। ठीक है, तो एक एक करके अगर मैं लिखूं रिएक्टेंट में, तो ब्रैकेट में इज इक्वल टू क्या होगा? ये वाला जो डायग्राम है ये पूरा ओपन करना है हमें। तो यहाँ CH है, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N भी है। तो मैं डायग्राम को थोड़ा सा ओपन करता हूँ ताकि हम एक सहूलियत से इसको कर पाए। क्या है? C, ये हो जाएगा आपका HC ट्रिपल बॉन्ड N प्लस में 2H2, इस तरीके से हो गया। ओके, और आगे अगर हम चले तो CH3NH2, इसको ओपन कर रहा हूं मैं। CH3 तो ऐसे हो गया, CH3NH2 इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N, यही हमें फाइंड आउट करनी है। प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH भी है, प्लस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ HH भी है, और एक भी नहीं, दो हैं ऐसी ऐसी। ठीक है ना, ये भी हो गया, पूरा रिएक्टेंट हो गया खत्म। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में CH कितने हैं? 3, तो लिखो, ये हो गया पूरा खत्म। माइनस में बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH, प्लस में CN, यहाँ पर एक है CN और NH 2 है। तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C सिंगल बॉन्ड N
प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH। ये अब इन सभी में वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में पहले ही दे दी, कितनी, -150 इज इक्वल टू, ये वैल्यू वो उनकी डिमांड है, आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N, ये फाइंड आउट करनी है। प्लस बाकी सभी वैल्यू लिख रहा हूं मैं। CH की वैल्यू क्या है? ये 293 है। 293 प्लस 2 मल्टीप्लाई 435 माइनस में ये वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाई CH की, कितनी है? CH की है 414 प्लस में बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ C सिंगल बॉन्ड N, C सिंगल बॉन्ड 293, इसमें CH की भी ये लिख दी क्या? CH है आपका 414, ओके, ये है आपका 414, ओके, CH हो गया, CN है 293, ओके, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ NH 792। लो भाई थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ मैं साइज इसका। बताओ आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द आंसर? सारी वैल्यू आपके सामने। रेज योर हैंड जिसका आंसर आ जाए। एक आंसर तो आ ही गया है, वेरी गुड मिस्टर जीनियस निखिल, सही जा रहे हो। 3 आंसर आ गए। प्रोसेस जो है वो सारा समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन भाई ये बहुत जरूरी था, आप घर से आंसर निकालते हैं माइनस का 1662, और नहीं निकाले तो भाई ये अब आज निकाल लेना, लेकिन कर लियो जरूर। वेरी गुड। यस अपूर्वा बताइए, आंसर बताइए अपना। 87। कितना? दोबारा बोलिए। 887। आंसर है 887। एक तो ये आ गया, देखते हैं भाई किसका एक्यूरेट होगा। 887, ओके। और देखते हैं, लक्ष्य आप बताइए। भैया 1689 किलो जूल पर मोल। 1689। नीतीश आप बताइए। -1559। -1559। रितु आप बताइए। 893। 893 प्लस या माइनस? प्लस। प्लस। मेरे पास अपना ना आंसर सेंड करना एक बार रितु, मोबाइल पे पिक क्लिक करके जल्दी सेंड करो। निखिल आप बताइए आंसर। 685 किलो जूल पर मोल। कितना? यस निखिल बोलिए कितना? भैया पॉजिटिव 1685 किलो जूल पर मोल। नहीं भाई ये तो गलत है। करेक्ट आंसर जो है वो है 893। 893 जो है भाई ये 1665 किलो जूल पर मोल। 1665 किलोजूल पर मोल। एक बार चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, हो सकता है इस बच्चे का ही गलत हो। 1685 किलोजूल पर मोल NH 1685 किलोजूल पर मोल, ये आंसर करेक्ट है भाई, यही दे रखा है। तो करेक्ट आंसर है 1685। बाकी जरूर ट्राई करना है एक बार इसको और अच्छी तरह से। यहाँ पर ना -150 है, हमें इसका आंसर निकालना है। इस बच्चे का भी यही आया है 1685 के अराउंड। हाँ यही है, क्योंकि जो दूसरा आंसर है वो नहीं है, यही आंसर है इसका। चलो देखते हैं बाकी क्या होगा। और यहाँ तक आपकी बॉन्ड एंथैल्पी का जो टॉपिक है ये होता है खत्म। और हम आगे चलते हैं इससे थोड़ा सा और। तो अब हम नए टॉपिक की तरफ आगे, कुछ कुछ डेफिनेशन है जो हमें छोड़नी नहीं चाहिए। जैसे एक तो है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। हालांकि ये इक्विलिब्रियम में आना चाहिए था, लेकिन इसी में दे रखा है तो हम इसको यहां भी कर लेंगे। क्या होता है जीरोथ लॉ? देखो अगर A
ए की हाइट बी के बराबर है और बी की हाइट सी के बराबर है, तो बताओ ए और सी की हाइट क्या होगी? जाहिर सी बात है बराबर होगी। जैसे अगर मैं कहूं ए की जो एज है वो बी की एज के बराबर है और बी की एज सी की एज के बराबर है, तो ए और सी की एज क्या होगी? जाहिर सी बात है इक्वल है। तो तुम्हें ये फनी सा लॉ लगेगा, आसान सा लॉ लगेगा, क्या है? अब की बार उन्होंने ये ना तो एज ना हाइट कुछ नहीं लिखना है आपको ना जीरोथ लॉ, 4 लॉज हैं इसमें, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी है। तो कई स्कूल, ज्यादातर केंद्रीय विद्यालय इसको पूछते हैं, क्या है? इफ ए सिस्टम ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी, थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या है कि इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर बराबर आ जाए, थर्मल इक्विलिब्रियम विद बी, and B is also in thermal equilibrium with C, then system A and C will be in thermal equilibrium with each other, यानी जो A और C है ये दोनों के दोनों आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। तो जो वर्ड इस्तेमाल किए हैं उसका नाम है थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम। हालांकि अगला चैप्टर इक्विलिब्रियम है और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा इक्विलिब्रियम क्या है। अगला चैप्टर का नाम है इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो ये था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। बड़ा सिंपल सा लॉ है, आप कहीं भी इंटरनेट पे या फिर अपने नोट्स में से निकाल के इसको नोट जरूर कर लेना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। ये ना हो कि टॉपिक चला ही जाए, रह जाए। अच्छा, अगला आता है, नाम है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी ये आज का हमारा नया टॉपिक है, इस पर हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। क्या होती है हीट कैपेसिटी? इसको रिप्रेजेंटेड किया जाता है कैपिटल सी से, हीट कैपेसिटी। और बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन, यार मैं कह रहा हूँ डेफिनेशन बच्चे याद भी क्यों कर रहे हैं इसकी? हीट कैपेसिटी को डिफाइन ही करना है तो सिंपल ये डिफाइन कर दो, क्या? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में डेल्टा टी। इसका मतलब अगर मान लो आपके पास एक सिस्टम में लिक्विड है, ये वाटर है, और आपको इसका ना टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री, पहले 25 था, अब 26 करना है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत होती है? दिस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन सुन लो। डेफिनेशन है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम बाय 1 डिग्री। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। यानी हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। जितना ज्यादा आप डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा हीट बढ़ेगी। तो Q इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? C, जो कि हीट कैपेसिटी होती है, इनटू में डेल्टा टी। और बड़े आसानी से आप लिख सकते हो, बच्चे तो इससे डेफिनेशन बनाते हैं, Q अपॉन में डेल्टा टी। यानी ये फॉर्मूला है आपका अगला, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री। अब इसकी ऐसा यूनिट अगर मैं लिखूं हीट कैपेसिटी की, तो देखो हीट क्या होती है? जूल। ये वो क्या होता है? टेम्परेचर केल्विन, तो जूल पर केल्विन हो जाएगी। अच्छा, ये तो एक डेफिनेशन होगी हीट कैपेसिटी। और आगे चलते हैं, एक और डेफिनेशन, इसका नाम है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसे बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये भी बड़ा सिंपल, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? C और S, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसमें क्या डिफरेंस है? बड़ा सिंपल, देखो, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर कितने का? स्पेसिफिक में वैल्यू ऑफ 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ द सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना हो तो उसके लिए कितनी हीट चाहिए? दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डेफिनेशन रीड कर रहा हूं मैं, हालांकि आपके नोट्स में ये सब डेफिनेशन है अवेलेबल, मैं जस्ट समझा रहा हूं। क्या? द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी यहां पर 1 ग्राम स्पेशल आ गया, और 1 डिग्री टेम्परेचर आपको बढ़ाना है, ठीक है ना, 1 केल्विन आपको बढ़ाना है, तो उसके लिए कितनी हीट चाहिए? तो वो होती है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड द फॉर्मूला इज हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एंड द एसआई यूनिट जो होगी, बड़ा सिंपल, जूल
पर केल्विन, और मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, तो पर केजी, ये होगी इसकी एसआई यूनिट। फिर अगर ये कर लोगे तो आता है मोलर हीट कैपेसिटी। ये देखो, ये अगला है मोलर हीट कैपेसिटी। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सीएन, सीएन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, अब की बार फर्क क्या पड़ेगा? फिर से वही बात, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 डेल्टा टी, रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल यानी n, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, इसे बोलते हैं हम मोलर हीट कैपेसिटी। मैं रीड कर रहा हूं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। ये इसका फॉर्मूला है मोलर हीट कैपेसिटी का, Cn, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ये हो गया आपका, एंड द एसआई यूनिट इज इक्वल टू क्या? जूल पर केल्विन पर मोल। ये जूल पर केल्विन पर मोल है। आपको याद होगा आर की भी एक वैल्यू होती है, उसकी भी यही एसआई यूनिट होती है, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है ना। तो इसकी भी वही एसआई यूनिट होगी, ठीक है। रेट गैस कांस्टेंट जो हम पढ़ते थे इसको, ये भी वही एसआई यूनिट है मोलर हीट कैपेसिटी की भी, ठीक है। ये तो था हीट कैपेसिटी। बॉन्ड एंथैल्पी हम कर चुके हैं, और अब लास्ट ही रह गया आपका क्या? डेराइव, एक डेरिवेशन आती है भाई। जो बच्चे अभी 6th चैप्टर का टेस्ट देने वाले अपने स्कूल में, उनके लिए मैं पहले बता दूं, एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, जैसे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी प्रूव करके दिखाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। वैसे ही ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एनआर, और आगे लिखते हैं प्रूव या डेराइव। डेराइव सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू एनआर। और देखो क्या क्वेश्चन ऐसे भी आया, डेराइव रिलेशनशिप, डेराइव रिलेशनशिप किसके? बिटवीन सीपी एंड सीवी, बिटवीन सीपी एंड सीवी, इसके बीच में रिलेशनशिप डेराइव करो। तो ये दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं, आप देख लेना कैसे क्या है। अच्छा, अब आंसर देखो कैसे डेरिवेशन करनी है इसकी। सबसे पहले बड़ा सिंपल, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू अपॉन में डेल्टा टी, ये तो नॉर्मल हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन थी। तो क्यू यहां से क्या बन जाएगा? अगर मैं क्यू को लूं तो सी डेल्टा टी, ये बन जाएगा सी डेल्टा टी, आप देख सकते हो मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आगे हमें क्या लिखना है? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर अगर ले लिया जाए तो हीट क्या हो जाएगी भाई? हीट हो जाएगी, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा टी, ये हो जाएगी। इसे लिख दो नंबर 1। फिर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इस पे हीट क्या हो जाएगी भाई? इस पे हीट हो जाएगी आपकी हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा टी, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है? अब इन दोनों, एज यू नो वेरी वेल, एज वी नो, हमें पता है क्या? P डेल्टा H, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस में P डेल्टा V। इस फॉर्मूले के बारे में सभी को पता है। और अगर मैं ये कह दूं फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल, अगर ये लिखना ही है तो थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ेगा। मैं फॉर आइडियल गैस, इतना सही है, फॉर आइडियल गैस क्या कह सकते हैं हम? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, P डेल्टा V क्या हो जाएगा? NRT। यू नो वेरी वेल, ये फार्मूला भी आपने पढ़ा है। अब लिख सकते हो फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अगर मैं बोलता हूं तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U, ये हो जाएगा डेल्टा N1, 1 मोल है
n की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 1 होगी तो क्या रहेगी यहाँ पर आर टी। और एक यहाँ पर छोटी सी बात तो मैं बता दूं कि टेम्परेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, ऊपर भी देख लो आपका डेल्टा टी है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर डेल्टा टी, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यही एक ऐसा पॉइंट होगा जहां आपको थोड़ा सा समझना होगा, टेम्परेचर शुरू से ही कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। अब आगे ये आर डेल्टा टी हो गया, इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा एच को सभी को पता है, इसको हीट एट कांस्टेंट प्रेशर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है प्लस में आर डेल्टा टी। अच्छा, अब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर तो ऊपर देखो क्या हो चुका है, सीपी डेल्टा टी, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं सीपी डेल्टा टी और इसकी जगह सीवी डेल्टा टी प्लस में आर डेल्टा टी। सीपी माइनस सीवी कर दो कि यही तो वो चाह रहा है, तो सीपी डेल्टा टी माइनस सीवी डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। अब यहां पर कॉमन है डेल्टा टी, तो सीपी माइनस सीवी हो गया, सीपी माइनस सीवी, और बाहर है डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं डेल्टा टी कैंसिल आउट, तो क्या आ गया आपका आंसर, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। सोचने वाली बात है, अगर मैं कहता फॉर n मोल ऑफ आइडियल गैस, तो ये यही इक्वेशन क्या हो जाती, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू nR, ये हो जाती है आपकी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू nR। तो इस तरह से ये डेरिवेशन जो है हम कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है वो यही लगाना है, यहाँ और यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट करना है, और कुछ नहीं है, डेरिवेशन बहुत आसान है, सिंपल लगेगी आपको ये, ठीक है। तो ये आपका रिलेशन था Cp माइनस Cv इज इक्वल टू nR, ये रिलेशन है, ये हो गया यहाँ तक इसका पोर्शन जो है वो खत्म, डेरिवेशन। अब हम इसके न्यूमेरिकल सेक्शन की तरफ चलते हैं जो एनसीईआरटी में है। तो सबसे पहले हम करेंगे एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल नंबर 9, एक्सरसाइज का 9 फर्स्ट, बिल्कुल ये है आपका एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 9, गवर्नमेंट केंद्रीय विद्यालय, इसमें ये पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। 9 और 10 दोनों कर लेंगे आज हम। तो भाई 9 को स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ किलोजूल ऑफ हीट, क्यों निकालना है, नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 टू 55। तो कितना रेज हो गया टेम्परेचर, भाई डेल्टा टी हो गया यहाँ पर 20, देखो 35 से 55। डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी क्या होता है भाई, रेज बढ़ा हुआ टेम्परेचर, T2 माइनस T1 ही तो होता है। तो T2 कितना है 55 माइनस 35 20। अगर तुम केल्विन में बदलना चाह रहे हो इसको केल्विन में, इसमें इसको केल्विन में, तो केल्विन में बदल के माइनस कर लो तब भी 20, डेल्टा टी 20 ही आएगा, ठीक है। हीट आपको निकालनी है, 60 ग्राम एल्यूमिनियम है और ये आपका मास इन ग्राम दे रखा है, और मोलर हीट कैपेसिटी दे रखी है, यानी हमें मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला लगाना है, यानी हमारा फॉर्मूला जो होगा वो ये वाला होगा, ये वाला होगा Cn इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ n मोल ऑफ सब्सटेंस। तो हीट रिक्वायर आपसे पूछ रखा है उसने, हीट रिक्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, Cn इंटू n, अच्छी तरह लिख देता हूं मैं इसको, सी हीट रिक्वायर्ड जो है वो क्या हो जाएगी आपकी n इंटू डेल्टा टी इंटू में Cn। n कैसे निकालोगे, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, डेल्टा टी अभी अभी मैंने बताया 20 डिग्री रेज हो गया टेम्परेचर। Cn क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, कितना गिवन दे रखा है आप चेक कर सकते हो, Cn की जो वैल्यू है वो गिवन है, कितनी है वो 24, ये है मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है 24 जूल पर केल्विन पर मोल, तो ये गिवन दे रखा है। और कोई चीज तो नहीं देखनी हमें, ठीक है। 60 ग्राम एल्यूमिनियम है
तो ये हमें गिवन दे रखा है। ओके, तो ये है आपका 24 और मास इन ग्राम एल्यूमिनियम का कितना दे रखा है 60। मोलर मास इसका कितना होता है एल्यूमिनियम का 27 इंटू में 20 इंटू में 24 और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं इसका हीट का आंसर इन किलो जूल। ये आपकी वैल्यू आएगी, जूल में आएगा आंसर आपका। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। जल्दी से रेज करो हैंड, बताओ कितना आंसर आया। सोल्व करो और बताओ कितना आंसर आया। ओके, ऋतिक बताइए, रितु बताइए कितना आंसर आया। 1.066 किलो जूल। ओके, नितेश आपका कितना आया। 1066.6 जूल। ऋतिक वर्मा आपका कितना आया। 1066 जूल। वेरी गुड, 1066। ठीक है ना, 1066.6 के अराउंड ये भी होगा यार, 1.066.3 जूल। किलो जूल में बदल सकते हो आप इसको, 1.066 किलो जूल। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। तो ये था आपका ये क्वेश्चन और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ मास इन ग्राम ही गिवन है, मोलर मास हमें एल्यूमिनियम का पहले से ही पता है, ये होता है 27 मोल ग्राम पर मोल। ठीक है, ये पहले ही पता है एल्यूमिनियम का मोलर मास। और आगे चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, 6.10 एक्सरसाइज। आमतौर पर ये वाला जो क्वेश्चन है वो प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं वो पूछ लेते हैं इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लो, पहले तो परख लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग। 1 मोल पानी को इतना फ्रीज किया कि वो 10 डिग्री सेल्सियस से -10 हो गया उसका टेम्परेचर, और डेल्टा एच ऑन फ्यूजन यानी हीट ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दे रखी है आपको किलो जूल में, और मोलर हीट कैपेसिटी दोनों की एट कांस्टेंट प्रेशर वो जूल में दे रखी है। तो पहला काम तो क्या करना है आपको ना, ये जो फ्यूजन है आपको किलो जूल से जूल में कर लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा, सारा खेल खत्म। ठीक है, दूसरा काम आपको क्या करना है कि प्रोसेस दे रखी है ये 0 डिग्री पे है, और ये उन्होंने बताया लिक्विड की मोलर हीट कैपेसिटी है ये Cp। ये देखो ये लिक्विड की मोलर हीट कैपेसिटी है और ये 0 डिग्री पर फ्यूजन है। यहाँ ये सॉलिड की मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर बोल रहा हूं मैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सॉलिड की अलग है, लिक्विड की अलग है। कुल मिला के हमें स्टेप लेने हैं। 1 मोल पानी को पहले 0 तक ले जाएंगे, फिर 0 से -10 तक ले जाएंगे। देखो 10 डिग्री से 0 ले जाओ, 0 से -10 ले जाओ, 3 स्टेप में ये काम खत्म हो जाएगा। 3 वैल्यू आपके पास है, 1, 2 एंड 3। सभी को जोड़ देंगे, आपकी एंथैल्पी ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ जो फ्रीजिंग पे है वो आ जाएगी। तो प्रोसेस जो है थोड़ा थोड़ा मैप आपके दिमाग में बन गया होगा, और नहीं बना तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपर वे में। मैं 2 अलग अलग जगह का इंटरमिक्स सॉल्यूशन आपको बताऊंगा मिक्स करके, क्योंकि कुछ बुक में कुछ गलतियां हैं, कुछ बुक में कुछ गलतियां हैं, तो एक प्रॉपर आंसर देखना। अभी नंबर 10, सबसे पहले आपको प्रदीप फंडामेंटल की कुछ उन्होंने एक्सप्लेनेशन जो है वो इतनी बढ़िया तरीके से, उनको सॉल्यूशन तो ठीक है, मैं रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। वैल्यू सारी है 75.3 हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट क्या प्रेशर, ये भी, ये लिक्विड की, ये सॉलिड की, ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो ये देखो भाई आंसर इसका, यहाँ पे करते हैं सॉल्व इस वाले हिस्से में। तो भाई क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सबसे पहले उन्होंने बोल दिया कि टोटल एंथैल्पी बताओ कितनी है। तीनों को जोड़ देंगे, आ जाएगी टोटल एंथैल्पी इज इक्वल टू, सबसे पहला काम क्या हुआ है, 1 मोल
H2O, और एट 10 डिग्री सेल्सियस से इसको कहाँ ले गए, इसको ले गए हम 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल H2O जी एट 0 डिग्री सेल्सियस पे ले गए। ठीक है भाई, एक काम हो गया। प्लस अब आगे की स्टोरी क्या है, 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल ऑफ H2O एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से इसको पानी से कन्वर्ट किया बर्फ में। 1 मोल H2O, 1 मोल ऑफ H2O, ब्रैकेट में ये लगाना भी बहुत जरूरी है यार, ये इसके बिना काम चलेगा नहीं। यहाँ H2O किस फेज में है, लिक्विड, तो L लगा दो। यहाँ H2O किस फेज में है, लिक्विड, तो L लगा दो। मैं बोल रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन, प्राइवेट स्कूल बच के रहियो, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन में लिक्विड, लिक्विड अभी लिक्विड में ही है, 10 डिग्री पे पानी, पानी में होता है, लेकिन 0 डिग्री पर वो ना, कभी तुम सोचो कि वो बर्फ बन जाता है, नहीं, ये वो टेम्परेचर है जहां से बर्फ बनना वो शुरू करता है, यानी अभी भी वो लिक्विड में है और अब 0 पे ही वो क्या हो जाएगा, सॉलिड। ठीक है ना, तो ये फर्क है, कभी सोचो कि दोनों बात सेम है, 1 मोल ऑफ H2O 0, 1 मोल ऑफ H2O 0, नहीं, देयर इज डिफरेंस। 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड फेज में है, यहाँ 1 मोल ऑफ H2O सॉलिड फेज में है। प्लस लास्ट स्टेप, क्या स्टेप है लास्ट, 1 मोल ऑफ 1 मोल H2O जो कि क्या है आपका, सॉलिड स्टेट में बन चुका है, और ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 1 मोल ऑफ H2O एट 0 डिग्री सेल्सियस। मैं तो देखो कोशिश करूंगा तो इसको जितना आसान हो सके उतना बना दूं। ये लिक्विड लिक्विड, ये लिक्विड सॉलिड, और अब ये आ गया आपका सॉलिड एट 10 डिग्री, अभी तो 0 डिग्री ही है, 0 डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट करना है 1 मोल H2O जो कि सॉलिड में आ चुका है, लेकिन अब टेम्परेचर इसका एट -10 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस। तो आपको कहाँ आसानी होने वाली है, आप चाहो तो यहाँ वाटर और यहाँ लिक्विड की जगह वाटर और सॉलिड की जगह आइस इस्तेमाल कर सकते हो, कई बच्चे करते भी हैं। ठीक है ना, ये रिप्रेजेंटेशन ही इस पूरी कहानी का आंसर है, जिसका आसान रिप्रेजेंटेशन है लिक्विड लिक्विड या लिक्विड सॉलिड या सॉलिड सॉलिड। यहाँ 10 डिग्री से 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री से 0 डिग्री, यहाँ 0 डिग्री से -10 डिग्री। ठीक है ना, तो अब आपका आंसर देखो क्या आएगा, टोटल एंथैल्पी इज इक्वल टू पहला पूरा का पूरा पोर्शन, इसे मैं दिखाता हूं ब्लू कलर से, ये पहला पूरा का पूरा पोर्शन क्या है आपका, ये है आपका कन्वर्ट की 10 डिग्री से इतनी डिग्री में चेंज हुआ। ठीक है, 10 डिग्री से 0 डिग्री में, तो देखो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको हम लिखेंगे हीट। तो हीट कैपेसिटी H2O लिक्विड, इसके H2O में क्या है, लिक्विड, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है आपका H2L, L मीन लिक्विड, H2O लिक्विड, पूरा रिप्रेजेंटेशन पे मैं पूरा ध्यान दूंगा, ये H2O लिक्विड, ये लिक्विड है आपका, और इनटू में डेल्टा टी, कितना टेम्परेचर में बदलाव हुआ है, ये हो गया, ये आ गया आपकी Cp इनटू में डेल्टा टी। अब प्लस आगे चलते हैं, अगला पोर्शन जो ग्रीन से रिप्रेजेंट करूंगा, यहां से यहां तक, ये तो साफ साफ पता लग रहा है फ्रीजिंग हो रहा है, 0 पे पानी 0 डिग्री पे से ही किस में जा रहा है, वो सॉलिड फेज में जा रहा है, फ्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ तो आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हो, डेल्टा H फ्रीजिंग, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और आगे चलते हैं, प्लस यहाँ सॉलिड से सॉलिड है, तो अब Cp, इसे रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, तो ये है आपका क्या, Cp H2O जो कि है सॉलिड फेज में, इनटू में डेल्टा टी, ये आ गया आपका। तो
इन सभी वैल्यू को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलो एक एक करके ऐड करते हैं। यहाँ वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, सीपी की 75.3 जूल, इनटू में डेल्टा टी कितना बदलाव हुआ भाई, 10 डिग्री से 0 डिग्री हो गया, तो T2 माइनस T1, ये T2 है आपका 0 माइनस 10, इतना बदलाव हुआ। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये वैल्यू तो सीधी सीधी क्वेश्चन में गिवन दे रखी है, इसको लिख दो, माइनस 06.03 किलो जूल पर मोल, जूल में कर दो, मल्टीप्लाई करके 6030 हो गई है, पूरी 6030। माइनस में इसलिए लिया है क्योंकि फ्रीजिंग पानी से आइस बनी है वैल्यू। ओके, आगे हम इसको तो वो ये जो क्वेश्चन में दे रखा है सेम, क्या है 36.8 मल्टीप्लाई बाई कितना बदलाव हुआ है यहाँ पे, 0 से -10, तो -10 -0 माइनस जो चेंज इन टेम्परेचर है यहाँ पे वो आ जाएगा आपका T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ये भी -10 आ गया। ठीक है, तो 0 -10 -10 -0, तो ये आएगा -10। तो अब इन सभी वैल्यूज को आपको क्या करना है, डेल्टा टी वगैरह लिखने के बाद मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आएगा वो ये आ गया आपका आंसर, सभी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद और ऐड करने के बाद। देखो ये तो बनता है आपका 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है 753, ठीक है, प्लस में ये तो ऐसा कैसा -6030 प्लस माइनस माइनस, ये भी माइनस में ही है, तो ये माइनस का 10 से मल्टीप्लाई 368, ठीक है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सारा माइनस 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 तीनों ही हो गया, ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा -7151 किलो सॉरी जूल पर मोल। गेम इज ओवर, ये आपका क्वेश्चन है। रेज हैंड करो जल्दी से अगर किसी को कोई डाउट है, और कई तो परेशान होके चले भी गए होंगे, तो जल्दी से हैंड रेज करो ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं बता पाऊं, कौन सी चीज आपको समझ में नहीं आई। यस लक्ष्य बताइए, मैं पहले बता रहा हूँ ये क्वेश्चन प्राइवेट स्कूल में पूछा जाता है, आप इग्नोर नहीं। भैया लास्ट क्वेश्चन का मेरा आंसर 1440 आया था। 1440 किस क्वेश्चन में? जो भैया लास्ट क्वेश्चन था 6.9। 6.9 में दोबारा बोलना, कितना आया था भैया 1440। नहीं भाई, आंसर है 1066.7 जूल। ये तो कभी फंडामेंटल है मेरे सामने, तो गलत हो ही नहीं सकता, चेक कर लियो, थोड़ी सी मिस्टेक और कुछ नहीं है। ओके भैया। निखिल बताइए। भैया जो ये फ्रीजिंग का केस है इसमें डेल्टा टी देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी 0 होगा, तो आप अटैच यहाँ पे 0 क्यों नहीं आता फ्रीजिंग में? तो यहाँ याद रखना हमेशा, जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं ना, जैसे 10 डिग्री से 0 डिग्री कर दिया, जैसे 0 डिग्री से -10 डिग्री कर दिया, जब चेंज करते हैं टेम्परेचर, तो आज की क्लास में हमने वही चीज पढ़ी है, हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अब यहीं से अगर हम इसको Q को निकाल लें तो C डेल्टा T आएगा, C डेल्टा T, यानी चेंज टेम्परेचर यहाँ है और हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में गिवन दे रखी है। अब आप खुद बताओ यहाँ पर क्या कोई चेंज है? यहाँ 0 डिग्री से 0 डिग्री, ये 0 डिग्री से ग्रीन में देखो, 0 डिग्री से 0 डिग्री कोई चेंज है ही नहीं, एट 0 डिग्री कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर हमने वो फॉर्मूला नहीं लगाया ये वाला, ठीक है। इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन एग्जाम में गिवन दे ही रखा है इसमें पूरे में कि इसके लिए आपको 6.03 किलो जूल लेनी है वैल्यू। अब क्योंकि वो आइस बर्फ जम रही है वहां पे, पानी से बर्फ, तो इसलिए वैल्यू हमने नेगेटिव ली है। फ्यूजन क्या होता है? पिघलना, ठीक है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है? सॉलिडिफिकेशन, बर्फ बन रही है, इसीलिए हमने फ्यूजन की वैल्यू को उल्टा करके लिया है। यहाँ पर फ्यूजन होता है पिघलना, हमने जमना फ्रीजिंग लिया, जानबूझ के लिखा वहां देखो फ्रीजिंग, इसीलिए वैल्यू माइनस में कर दी गई है, ठीक है। तो ये था इसका ये क्वेश्चन, और ये भी आपका हो गया खत्म। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत खास हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेना भाई। ऊपर वाला मोस्टली गवर्नमेंट स्कूल पूछते हैं और नीचे वाला मोस्टली प्राइवेट स्कूल पूछते हैं, और अगर नीचे वाला अगर गवर्नमेंट स्कूल पूछते हो समझ लो पेपर इस बार उन्होंने थोड़ा सा टफ बनाया है। तो ये क्वेश्चन भी इसका खत्म होता है यहाँ तक का। बाकी हम अगली क्लास में सीखेंगे और नई नई चीजें।